बांग्लादेश की तारीख में आज एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा मोड़ आया है। आमराना हथकंडों के जरिए 15 साल तक मुल्क में हुकूमत करने वाली वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को आज तलबा तहरीक ने 1 माह के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद वो बांग्लादेश छोड़कर भारत फरार हो गई हैं। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ के ऐलान के मुताबिक अब वक्ती तौर पर बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों अफराद जश्न मना रहे हैं, मगर अभी तक अवाम का गम और गुस्सा थमा नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है, वहीं के सहाफ़ी की ज़बानी आपको बताएंगे, मगर इससे पहले आपको बताएं कि अहम बात यह है कि कल तक शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि वो इस तहरीक को कुचलने की हिकमत अमली बनाते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर रही थी। मुल्क भर में कर्फ्यू लगा दिया था, मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे रही थी। कल ही तशद्दुद और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 90 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। इसे बांग्लादेश की हालिया तारीख का सबसे खूनरेज़ दिन करार दिया जा रहा था, मगर फिर कल से अचानक फ़ौज की हिमायत ख़त्म होने के आसार नज़र आने लगे तो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए हालात यकसर तब्दील हो गए। कल साबका फौजी अफसरान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बांग्लादेशी आर्मी से मुतालबा किया कि वो अवाम पर क्रैक डाउन से गुरेज करें, जबकि कल ही फौजी एहलकारों से खिताब करते हुए बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने कहा कि फ़ौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है और अब भी खड़ी रहेगी। फिर कल होने वाले मुजाहिरों में फौजी एहलकार सड़कों पर तो नजर आए, मगर उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई क्रैक डाउन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर आज शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने से चंद लम्हे पहले भारतीय मीडिया ने दावा किया कि बांग्लादेश की आर्मी ने वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया है। और फिर कुछ ही देर बाद शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई और ख़बरें सामने आई कि वो फ़ौज के C-130 तैयारे में बैठकर भारत रवाना हो गई हैं, मगर इससे पहले वो एक तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थी, मगर उन्हें उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। अब मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, जिसके लिए बातचीत जारी है। इस हवाले से अवामी लीग के अलावा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है। मुजाहिरीन फ़ौज से ताउन करें, मगर जैसे ही शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े की इतलात मुजाहिरीन तक पहुंची तो ढाका में मौजूद मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस में घुस गए और वहां तोड़ फोड़ करते हुए सामान उठाकर ले गए। मुजाहिरीन ने शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के दफातर और अवामी लीग के रहनुमाओं को घरों पर हमले करना शुरू कर दिए, अभी तक कर रहे हैं। सरकारी इमारतों में घुस गए और तोड़ फोड़ और आग लगाना शुरू कर दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़रा की ज़ाती गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा भी गिरा दिया गया और उनसे मुंसलिक म्यूजियम में भी तोड़ फोड़ की गई। साथ ही मुजाहिरीन शेख हसीना वाजिद के ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में घुसने वाले एक शख्स का कहना था कि ये वो जगह है जहां आमिर शेख हसीना वाजिद रहती थी, मगर अब वो एक बुज़दिल की तरह मुल्क से भाग गई है। हम चाहते हैं कि शेख हसीना वाजिद को मासूम तलबा और दीगर लोगों के कत्ल के ट्रायल का सामना करवाने के लिए वापस लाया जाए। वाज़ेह रहे कि कोटा सिस्टम के खिलाफ जुलाई में शुरू होने वाली तलबा तहरीक के खिलाफ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने जाबराना रवैया इख्तियार किया था, क्रैक डाउन और ऑपरेशन शुरू कर दिया था, मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया था और इस सब के नतीजे में मजमूई तौर पर 300 अफराद मारे गए और हज़ारों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदल गई। मुजाहिरीन ने शेख हसीना वाजिद को डिक्टेटर करार देते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और 1 महीना पहले शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सरेआम जिन नारों का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, वो हर एक की ज़बान पर आ गए। और आज ढाका की तरफ जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, उसका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो जाओ। और आज शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने C-130 तैयारे में नई दिल्ली के करीब एयरबेस पर लैंड किया। भारतीय फ़िज़ाइया और सिक्योरिटी एजेंसी लैंडिंग तक शेख हसीना वाजिद की तैयारी की निगरानी करते रहे। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130 फौजी तैयारे में भारतीय एयरबेस पहुंची। भारतीय एयरबेस पर शेख हसीना वाजिद की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोल से मुलाकात भी हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद कुछ देर में लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। इस हवाले से BBC के मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों से भारत शेख हसीना वाजिद का बड़ा इत्तेहादी रहा है।
बांग्लादेश की सरहद मुतादिद मशरिकी भारतीय रियासतों से मिलती है। ये रियासतें गुज़िश्ता कई दहाइयों से अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ रही हैं और ऐसे में ढाका में एक फ्रेंडली हुकूमत इसमें मजीद मददगार रही है। अपने दौरे इक़्तिदार में शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में भारत मुखालिफ अस्करियत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिससे उन्हें भारत की मजीद हिमायत हासिल हुई। उन्होंने इन भारतीय रियासतों तक अशिया की तरसील यकीनी बनाने के लिए नई दिल्ली को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त भी दी। आर्टिकल के मुताबिक 1996 में पहली बार मुंतखब होने के बाद से शेख हसीना वाजिद के भारत से करीबी ताल्लुकात रहे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात उस्तवार रहे। जबकि 2022 में भारत के दौरे के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के अवाम को याद दिलाया कि कैसे भारतीय हुकूमत, अवाम और अफवाज ने 1971 की जंग आज़ादी में मदद फराहम की थी। अपोजिशन की जमातों और समाजी कारकुनों ने शेख हसीना वाजिद की भारत से इस कुर्बत पर तनकीद की और भारत से मुतालबा किया कि भारत सिर्फ एक सियासी जमात की पुष्टपनाही के बजाय बांग्लादेशी अवाम की हिमायत करे। फिलहाल शेख हसीना वाजिद भारत में है, मगर रिपोर्ट्स हैं कि वो लड़ने रवाना हो सकती हैं। मगर सवाल यह है कि पिछले 15 बरस में खुद को ताकत का मरकज़ बनाने वाली बांग्लादेशी लीडर और वज़ीर आज़म को जिस कोटा सिस्टम की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा, वो असल में है क्या, और ये मामला आखिर इतना मुतनाज़ क्यों है। इस हवाले से बांग्लादेश के कोटा सिस्टम का जायज़ा लेते हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों को मराहत और तनख्वाहों की वजह से तरजीह दी जाती है, मगर बांग्लादेश में इन सरकारी मुलाजमतों का निस्फ से भी ज़्यादा हिस्सा कुछ मखसूस कम्यूनिटीज़ के लिए मुख्तस था। इस कोटा सिस्टम के तहत सिर्फ 44% सरकारी मुलाजमतें मेरिट पर, जबकि बाकी 56% मखसूस कम्यूनिटीज़ के लिए मुख्तस थी। इब्तिदा में बांग्लादेश में कुल सरकारी मुलाजमतों का 30% हिस्सा 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के लिए मुख्तस किया गया था। बाद में उनकी औलादों के लिए भी सरकारी मुलाजमतों में 30% हिस्सा रख दिया गया और फिर उनकी तीसरी नस्ल के लिए भी 30% कोटा मुख्तस कर दिया गया। इसी तरह 10% मुलाजमतें ख़वातीन और 10% पसमानदा इज़ला के लिए मुख्तस कर दी गई, जबकि 5% हिस्सा अक़लियतों और 1% माजूर अफराद के लिए मुख्तस था। एहतजाज करने वाले तलबा का मुतालबा था कि इस गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए और मुलाजमतों को मेरिट की बुनियाद पर अलॉट किया जाए और मुजाहिरीन के सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के लिए मुख्तस मुलाजमतों के कोटों पर थे, जो कुल मुलाजमतों का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता था। इस कोटे का आगाज़ 1972 में बांग्लादेश के बानी रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के लिए इनाम के तौर पर किया था। इब्तिदाई तौर पर यह कोटा सिर्फ 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के लिए ही मुख्तस था, मगर 1997 में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के बच्चों को भी इस कोटे का हकदार करार दे दिया। इसके बाद 2010 में शेख हसीना वाजिद ने ही एक बार फिर कानून साजी करके 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के पोते और पोतियों को भी इस कोटे में शामिल कर लिया, जिस पर बांग्लादेश के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा हो गया। और फिर 2018 में इस निज़ाम के खिलाफ बांग्लादेश में तलबा के मुजाहिरों का आगाज़ हुआ, जिसके बाद 2018 में ही शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने इस कोटे को ख़त्म कर दिया था और मुजाहिरे भी ख़त्म हो गए थे। मगर 2021 में 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के मुतादिद वुरसा ने बांग्लादेश की हाई कोर्ट में हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी थी और हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को हुकूमत की जानिब से ख़त्म किए गए कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश भर में तलबा ने एहतजाज का नया सिलसिला शुरू कर दिया, जिसका आगाज़ तो तलबा ने किया था, मगर ये एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें बांग्लादेश की अपोजिशन जमातें भी शामिल हो गईं और हुकूमत से कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का मुतालबा शिद्दत के साथ होने लगा। मगर जुलाई में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने मुज़ाकरात के बजाय मुजाहिरीन पर सख्त क्रैकडाउन कर दिया, जिससे मुल्क में हालात इंतहाई कशीदा हो गए। बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई, उन पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जरिए तशद्दुद किया गया। और सिर्फ यही नहीं, हुक्मरान जमात के तलबा विंग और एहतजाज करने वाले तलबा में शदीद झड़पें भी सामने आईं, जिससे मुल्क में हालात बहुत कशीदा हो गए थे और पुलिस की जानिब से भी आम मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अक्सर शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, कुछ मकामात पर मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने के अहकामात जारी कर दिए गए, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और दीगर हुकूमती अहदेदारों ने एहतजाज करने वाले तलबा को रज़ाकार करार दे दिया, यानी वो लोग जिन्होंने 71 की जंग में बांग्लादेश बनने की मुखालफत की थी। और लफ्ज़ रज़ाकार को बांग्लादेश में गद्दार के तौर पर समझा जाता है। शेख हसीना वाजिद के इस रवैये से मुजाहिरों में मज़ीद शिद्दत आ गई और 1 जुलाई से जारी इस एहतजाजी सिलसिले में मज़ीद शिद्दत आ गई और 1 जुलाई से 21 जुलाई तक होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 200 से ज़ायद लोग मारे गए। इस दौरान 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों का कोटा 30% से कम करते हुए उसे सिर्फ 5% कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 93% नौकरियाँ मेरिट पर दी जाएं और बाकी 2% अक़लियतों, ट्रांसजेंडर्स और माजूर अफराद के लिए मुख्तस किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद तलबा ने एहतजाज ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने
वजीर आजम शेख हसीना वाजिद से गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और मरने वाले मुजाहिरीन के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगने के साथ साथ इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। और इस सिलसिले में जुम्मे से एहतजाज ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली और इतवार को होने वाले मुजाहिरों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 90 से ज़ायद अफराद के मारे जाने की इतलात आई, मगर मुजाहिरीन ने बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में कर्फ्यू के बावजूद मार्च का ऐलान कर दिया। मगर फिर आज बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया और वो फौरी तौर पर भारत रवाना हो गई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने उनकी सरकारी रिहाइशगाह यानी वजीर आजम हाउस पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जहां शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुल्क से फरार होने पर तनकीद हो रही है और उन्हें बुज़दिली के ताने दिए जा रहे हैं, तो वहीं इसका एक दर्दनाक तारीख़ी पहलू भी है जिसे याद किया जाए तो शेख हसीना वाजिद के फरार होने के फैसले के पीछे की मंतक समझ आती है। शेख हसीना वाजिद के वालिद और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद फौजी बगावत के दौरान फौजी अहलकारों ने घर में घुसकर अहले खाना समेत कत्ल कर दिया था। उस वक्त शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन मुल्क से बाहर थी, इसलिए उनकी जान बच गई थी, मगर बाकी तमाम अहले खाना मारे गए थे। इस हवाले से BBC के मुताबिक 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने इख्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नौ शुरू की, लेकिन उनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात उनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी, अकरबा परवरी को हवा मिलने लगी, अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बांग्लादेशी फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरान ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनते ही शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फ़ोन मिलाया। BBC से बात करते हुए जनरल शफीउल्लाह ने बताया था कि शेख मुजीब बहुत गुस्से में थे और मुझसे कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, उनको वापस आने का हुक्म दो। मैंने शेख मुजीबुर रहमान से पूछा कि क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं। घर पर हमले के बाद शेख मुजीबुर रहमान बलाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि जब फौजी अहलकारों ने उन पर फायरिंग कर दी। शेख मुजीबुर रहमान मुंह के बल गिर पड़े और उसके बाद उनके घर में मौत का रक्स शुरू हो गया। सबसे पहले शेख मुजीब की बेगम को गोली मारी गई, फिर उनके बेटे शेख जमाल को गोली मार दी गई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रहीं, क्योंकि उस वक्त वो घर पर नहीं बल्कि जर्मनी में थी। BBC के मुताबिक भारतीय सहाफ़ी सुभाष चक्रवर्ती के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुस्तान के उस वक्त के हाई कमिश्नर ने बताया कि उस दिन असल में शेख मुजीब के घर पर क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब ये बांग्लादेश फौज के अहलकार शेख मुजीब के घर में दाखिल हुए तो वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि फौजी अहलकार गलती से उनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें ये अंदाज़ा तक नहीं था कि वो फौजी अहलकार उन्हें मारने आए हैं। शेख मुजीबुर रहमान और उनके अहल खाना को बेरहमी से मारा गया और बाद अज़ां उनकी लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दी गईं। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीबुर रहमान के अलावा बाकी अहल खाना की लाशों को कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया गया, जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव तंगी पारा पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर उनके गांव को घेरे में ले लिया ताकि लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत ना कर सकें। फौजियों का इसरार था कि शेख मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन कर दिया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बज़िद थे कि मैयत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। सैयद बदरुल हसन अपनी किताब फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख मुजीब की मैयत को गुस्ल देने के लिए साबुन तक दस्तयाब नहीं था और आखिर में उनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबुन से नहलाया गया और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफना दिया गया। उस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। गाँव के बुजुर्गों को ये कहते सुना गया कि शायद कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त ना कर सकी, लेकिन इसे सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या कुछ और, क्योंकि उस शाम बांग्लादेश के बाबाए कौम के लिए आंसू बहाने वाले भी बहुत कम थे। शेख मुजीब के कत्ल के बाद उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद उनकी सियासी जानशीन बन गई। वालिद और अहले खाना के कत्ल के बाद 1981 में शेख हसीना वाजिद जिला वतनी ख़त्म करके भारत से बांग्लादेश वापस लौट आईं और अवामी लीग की सरबराह बन गई। इस दौरान उन्होंने अपनी सियासी हरीफ और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया के साथ मिलकर फौजी आमरीत के खिलाफ होने वाली अवामी जिद्दोजहद की क़यादत की, जिसने 1990 में फौजी आमिर जनरल हुसैन अहमद इरशाद के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। इस तहरीक में शेख हसीना वाजिद बतौर अवामी लीडर मकबूल होकर सामने आई, बतौर डेमोक्रेट सामने आई। 1996 के इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद पहली बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बन गई, मगर उनकी हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे और 2001 के इलेक्शन में उन्हें खालिदा जिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2007 में बांग्लादेश में एक बार फिर
फौज ने बगावत करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और फौज ने खालिदा जिया और शेख हसीना वाजिद दोनों को ही जेल में डाल दिया। फिर 2008 में एक अबूरी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंतखाबात से पहले दोनों को रिहा कर दिया गया और इंतखाबात में अवामी लीग और उसका अलायंस बड़े मार्जिन से कामयाब हो गया और 2009 में शेख हसीना वाजिद दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गई और फिर शेख हसीना वाजिद ने 2014, 2019 और 2024 के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मगर इन इंतखाबात की साख पर सवालात उठते रहे। 2011 में शेख हसीना वाजिद ने आइन में तरमीम करके इंतखाबात निगरां हुकूमत के जरिए कराने का कानून ही ख़त्म कर दिया, जिसके बाद 2014 में शेख हसीना वाजिद ने अपनी ही हुकूमत के ज़ेर तमाम इंतखाबात कराए थे, जिसका अपोजिशन जमातों ने मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया था। अपोजिशन न होने की वजह से अवामी लीग ने उन मुतनाज़ इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल देखने में आई। इसी तरह 2018 के इंतखाबात भी काफ़ी मुतनाज़ थे, जिसमें शेख हसीना वाजिद की जमात ने 96% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और उस इलेक्शन पर भी धांधली के संगीन इल्ज़ाम लगाए गए। जबकि जनवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात के नताइज भी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ हो गए, क्योंकि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने इंतखाबात में एक बार फिर हिस्सा ही नहीं लिया और इस दौरान ये तनकीद होती रही कि बांग्लादेश में जमहूरियत ख़त्म हो रही है और मुल्क वन पार्टी स्टेट बन गया है। BBC ने इस हवाले से लिखा कि मुल्क में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरे शायद शेख हसीना वाजिद के सियासी करियर का सबसे बड़ा चैलेंज थे, लेकिन इससे पहले जनवरी में होने वाले इंतखाबात भी तनाज़ात का शिकार हुए थे। उन इंतखाबात के नतीजे में शेख हसीना वाजिद की जमात लगातार चौथी मरतबा इक़्तिदार में आई थी। उनके इस्तीफ़े के मुतालबात किए जाते रहे, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहमत जारी रखी। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन को न सिर्फ दहशत गर्द करार दिया, बल्कि अवाम से अपील भी की कि इन दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाए जो अवामी लीग का हिस्सा थे। मुखालिफिन का यह भी कहना है कि इस दौरान मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ होती रहीं और जमहूरियत का मयार गिरता गया। वो शेख हसीना वाजिद पर आमराना तर्ज हुक्मरानी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाते रहे और कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सियासी मुखालिफिन और मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की। हालिया महीनों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और हज़ारों सियासी कारकुनों को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दरमियान गिरफ्तार कर दिया गया। इस हवाले से इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि 2009 के बाद मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मावरा अदालत हलाकतों और जबरी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत इन इल्ज़ामात की दो टोक अंदाज में तरदीद कर चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी हुकूमत गैर मुल्की सहाफ़ियों को भी मुल्क में इन वाक़यात की तहकीकात से रोकती रही है। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के दौर में 2010 में एक मुतनाज़ वॉर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तनकीद भी की। BBC उर्दू के मुताबिक जब 2009 में बांग्लादेश में उबूरी दौर ख़त्म हुआ और इंतखाबात में अवामी लीग 2/3 अक्सरियत से कामयाब हुई, तो अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान शेख हसीना वाजिद ने 1971 के जंगी मुजरिमों के एहतसाब का नारा पहली बार लगाया। शेख हसीना वाजिद ने 1974 के सेफ्रीकी बैनुल-अक़वामी समझौते के नतीजे में ख़त्म होने वाले वॉर ट्रिब्यूनल्स को कानून में एक तरमीम के जरिए जिंदा कर दिया था। शुरू में तो इन ट्रिब्यूनल्स का खैर मकदम हुआ, लेकिन फिर इंसाफ के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से रूगर्दानी और इंतकाम पर मबनी ट्रायल्स पर ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमों ने इन ट्रिब्यूनल्स की दी जाने वाली सजाओं पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। 2013 के बाद मुतनाज़े वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं समेत अपोजिशन की 13 मुमताज़ शख्सियात को सजाए मौत दे चुका है। जबकि अल जज़ीरा ने शेख हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार पर तज्ज़िया करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म बनने के बाद शेख हसीना वाजिद ने एक ऑटोक्रेट हुक्मरान की सूरत इख्तियार कर ली थी और इस दौरान उन पर सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों, मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के संगीन इल्ज़ामात लगे। ताहम दूसरी जानिब शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की मुआशी तरक्की का क्रेडिट भी दिया जाता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब ममालिक में होता था, लेकिन 2009 के बाद शेख हसीना वाजिद की क़यादत में मुल्क की मईशत में बेहतरी आती नज़र आई है और अब बांग्लादेश का शुमार खित्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई मुआशी ताकतों में होता है, जिसकी तरक्की की रफ्तार इंडिया से भी तेज़ रही। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से बाहर आए। मुल्क में सबसे ज़्यादा तरक्की कपड़ों यानी गारमेंट्स के शोबे में नजर आई और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़ों को यूरोप, शुमाली अमरीका और एशिया तक रसाई हासिल हुई। मगर इसके बाद गुज़िश्ता दिनों इस मुआशी तरक्की पर तनकीद भी होने लगी, इन आदाद शुमार पर तनकीद भी होने लगी और आज 15 साल बाद बांग्लादेश के तलबा की तहरीक ने शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया है और वो इस्तीफ़ा देने के साथ साथ मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर हो गई हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। ढाका में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वलीउर रहमान। वलीउर रहमान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुजाहिरीन को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई, कल से अनाउंस हो गया है कि अब कर्फ्यू हटेगा, तालीमी इदारे खुलेंगे। क्या अब जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन थे वो वापस जा रहे हैं? क्या अब सड़कों पर सुकून है?
नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि लोग अभी तक बहुत गुस्से में हैं और वो अवामी लीग के दफातर पर हमले कर रहे हैं और उन्हें आग लगा रहे हैं। मुजाहिरीन पहले ही शेख हसीना की सरकारी रिहाइशगाह पर हमला कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट की इमारत पर हमला किया और वो वजीर आजम ऑफिस पर भी हमला कर चुके हैं। बहुत सी इमारतों को आग लगाई जा चुकी है। सूरत हाल अब तक बहुत कशीदा है। लोग हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली और ओहदेदारों पर हमले कर रहे हैं। हालात काबू में नहीं हैं। तो इस सूरत में पुलिस, आर्मी कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? सब क्या हो रहा है? पुलिस और फौज ने लोगों से कहा है कि वो घरों में रहें, किसी चीज पर हमला न करें और उसे नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। बल्कि हालात ये हैं कि इस वक्त ढाका और दीगर बड़े शहरों समेत बांग्लादेश में मुकम्मल अफरा तफरी की सूरत हाल है। हुक्मरान जमात के रहनुमा अब भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शेख हसीना पहले ही मुल्क से फरार हो चुकी हैं, यानी सूरत हाल बहुत कशीदा है। मगर जब वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आ गया शेख हसीना वाजिद साहिबा का, साथ में आर्मी चीफ ने बता दिया कि इंटरिम सेटअप आएगा, तो और क्या ऐसी डिमांड है जिसकी वजह से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन अभी तक सड़कों पर हैं और अभी तक बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं? 15-16 साल से ये सूरत हाल थी कि मुल्क एक जमात का मुल्क बनकर रह गया था। शेख हसीना और हुक्मरान तबके ने मुल्क जिस तरह चलाया उस पर लोग बहुत नाराज हैं। लोग दर हकीकत हुक्मरान जमातों, खास तौर पर अवामी लीग और उसके हामियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये दरअसल अवाम के गुस्से का इजहार है। क्या कोई क्लैरिटी आई है किस किस्म का इंटरिम सेटअप होगा, या फिर अभी इस हवाले से भी कंफ्यूजन है? आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि इंटरिम सेटअप आएगा। नहीं, अब तक ये वाजे नहीं है क्योंकि आर्मी चीफ ने सदर से तवील मुलाकात की है, इसलिए अब तक वाजे नहीं है कि उबूरी हुकूमत कैसी होगी। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि फौज ने जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन ये वाजह नहीं है कि उबूरी हुकूमत आर्मी चीफ खुद बनाएंगे या कोई सिविलियन बनाएगा। इसलिए ये पता नहीं चल रहा कि उबूरी हुकूमत किस तरह की होगी। हम उबूरी हुकूमत के हवाले से मालूमात का इंतजार कर रहे हैं और अब तक कुछ भी वाजे नहीं है। वलीउर रहमान, एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट क्या था? ज़ाहिर ये मुजाहरे शुरू हुए, मुतालबा था कोटा सिस्टम रिवर्स किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, तकरीबन मुतालबात मान लिए गए। फिर क्या ऐसा हुआ जिसका नतीजा इतने ज़्यादा मुजाहरों, हलाकतों और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे की सूरत में सामने आया? बुनियादी तौर पर लोगों की हलाकतें इसकी वजह बनी। 3 हफ्तों में बहुत से लोग जान से गए, 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसलिए लोग, खास तौर पर तलबा, बहुत गुस्से में थे क्योंकि 3 हफ्तों से कम वक्त में इतने लोग मारे गए थे। बांग्लादेश में इतनी कम मुद्दत में इतने लोग कभी नहीं मारे गए। अवाम मारे गए, बच्चे तक मारे गए। और जिस अंदाज में शेख हसीना की हुकूमत ने अवामी तहरीक को दबाने की कोशिश की, उसने लोगों को नाराज कर दिया था और यही टर्निंग पॉइंट था। जिस तरीके से शेख हसीना ने लोगों से बातचीत की, उन्होंने अवामी राय को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। ये गुज़श्ता 15 साल के दौरान बांग्लादेश में जमहूरियत के ना होने का नतीजा है। आम इंतखाबात में लोग खुलकर वोट भी नहीं दे सके थे। गुज़श्ता 2 इंतखाबात बिल्कुल यकतरफा थे, इसलिए दरअसल आम लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, कुराम खबर, उसकी तफसीलात आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आज पाक फौज की तरफ से इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब सामने आ गया है। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश और बैकडोर राब्तों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने वाज़ेह किया कि 9 मई 2023 से मुतालिक 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ बयान किया था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है और ना आएगी। एक टॉपिक 9 मई है जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था। फ़ौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया, उस वक्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी, क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कोई मिली जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी पैदा की है। तो इस पर ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक्त फ़ौज क्या स्टांस है इसके ऊपर। इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 7 मई को DGISPR ने क्या कहा था जिसका आज उन्होंने हवाला दिया, सुनिए।
तासुर दिया जाता है कि डील हो गई और ओहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फलां पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, किसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। जबकि 2 दिन पहले अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा था कि मुज़ाकरात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है, हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकी हुकूमत चली जाएगी। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, मैं मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत पर करूंगा। पहली शर्त यह है कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात होंगे, दूसरी शर्त यह होगी कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाएगा। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि फ़ौज ने कहा है कि आप अवाम के सामने मुआफ़ी मांगे, जिस पर इमरान खान ने कहा कि उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जुल्म मेरे साथ हुआ, मुझे रेंजर्स ने अगवा किया। सहाफ़ी ने पूछा कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने इनकार किया है कि वो आपकी जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो इमरान खान ने गुज़िश्ता समात पर दिए गए बयान से वो मुकर गए और कहा कि महमूद खान अचकज़ई से सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। तो इस पर सहाफ़ी ने कहा कि क्या आप गुज़िश्ता समात पर दिए गए अपने बयान से यूटर्न ले रहे हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मदर ऑफ यूटर्न तो वो है जिसने वोट का इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दे दी। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपने अपनी जमात को फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देने से रोका है। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। मुझे कहा गया कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर गलत किया। आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है? इसके अलावा उसी दिन यानी हफ्ते को इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना था कि गलती आप करो और माफ़ी हम मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गलती किसी और की है तो मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उससे मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना, वो कौन मांगेगा? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है, तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूँ कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूँ कि माफी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये जबरदस्ती के काम, जबरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीर पहुंचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो, मैं क्यों माफी मांगू? चले आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफी मैं मांगता हूँ, लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूंगा तो जो मेरे साथ बैठेगा पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि उसकी माफी वो भी मांगेगा। मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है, मामला इस तरह के हैं, सूबे के मामला हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती, होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज बन के, कोई ऐसी चीज आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुंचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन है, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता मैं बात नहीं करूंगा, उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफुजात, वो भी करेंगे। ये मुज़ाकरात का मामला आखिर में कहाँ जाके रुकेगा, अंदर की क्या बात है, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान की मुज़ाकरात की बात और फ़ौज का आज जवाब। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम बदामी और मुनीफ फारूक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, ज़ाहिर है आपने बहुत पहले ये बात बताई थी कि फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है। आज एक दफ़ा फिर कहा गया कि जो 7 मई का मौक़िफ़ था और 7 मई का मौक़िफ़ यही था कि माफ़ी मांगी जाए, मगर इमरान खान साहब ने हफ्ते को मौक़िफ़ दिया है कि माफ़ी मुझसे मांगो। ये मामला क्या ऐसा हुआ था कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई इमरान खान साहब को ओपनिंग नज़र आई थी जिसलिए उन्होंने पैगाम रसाने की कोशिश की, फिर कुछ ना कुछ ख़राब हो गया, या कुछ ऐसा था ही नहीं, आगे से सॉफ्टनेस थी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था? देखिए शाहिद साहब, तासुर तो बहुत से दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गुफ्तगू है या जो लोग कहते हैं, ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने एक थोड़ा सा एक इमेज भी क्रिएट करना होता है कि नहीं, इमरान खान साहब स्टिल हाईली सॉट आफ्टर और इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना चाहती है और मुतअद्दिद कोशिशें हो चुकी हैं, इमरान खान साहब नहीं मान रहे। ये एक तासुर ज़रूर दिया जाता है और उनका राइट है ये तासुर दें, लेकिन इशू यहाँ पर यह है क्योंकि इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं
वो बजाय कम होने के, या चीज़ें वक्त गुजरता है तो आपको भी पता है कि चीज़ें थोड़ी सी फेड आउट होती हैं। मियां नवाज शरीफ जेल गए, उनके लिए भी चीज़ें फेड आउट हुई और आहिस्ता आहिस्ता उनको मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। इमरान खान साहब का तो जेल से बाहर आना मुहाल हो गया है और नए नए केसेस की भरमार है। अभी बहुत से केसेस तो मेरे ख्याल में पाइपलाइन के अंदर हैं, जो कि शायद इसलिए होल्ड पर रखे गए हैं कि जैसे जैसे अगर कोई रिलीफ मिलेगा इमरान खान साहब को अदालतों की जानिब से तो वो केसेस मजीद सामने आ जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ या ख़ास तौर पर जनाब इमरान खान, मुझे लगता है कि उनको कभी ये थोड़ी सी एहसास होता है कि नहीं, शायद बहुत ज़्यादा हमने सख्ती या एक बड़ा हार्ड इमेज रखा हुआ है या स्टांस रखा हुआ है, तो चलें थोड़ी सी माजरत के साथ थोड़ी चापलूसी करके भी देख लेते हैं, सिपा सलार कह के भी एड्रेस कर लेते हैं, कुछ अच्छे ओवरचर्स करके भी देख लेते हैं। लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं आता तो फिर वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन अब ये बड़ी सख्त पोजीशन है कि नहीं, माफ़ी आपसे मैं नहीं मांगूंगा, माफ़ी आप मुझसे मांगेंगे। ये तो एक डेडलॉक है, और एक ऐसा डेडलॉक है या एक ऐसा ग्रिडलॉक है जिसके ऊपर आप अगर आप फ्रैंकली देखें कि किसी को कोई इससे कोई कंक्लूजन निकाल नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि ये जिस जगह पर इमरान खान साहब आज खड़े हैं उनको अब तो कोई मौजज़ा ही है कि उनके लिए मामलात हालात आसान हो जाएं और कुछ चीज़ें फ़र्क हो जाएं। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो कम से कम इनसाइट कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे कोई तस्फिया हो। बदामी साहब, ज़ाहिर अपने प्रोग्राम में भी इसके अलावा भी लोगों से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है। जो खान साहब का इस वक्त मौक़िफ़ है, ये एक कॉन्फिडेंस का इजहार है कि जी मेरा बुरा टाइम गुजर गया, अब तो आगे से मैं और वक्त गुजार लूंगा, या फिर फ्रस्ट्रेशन का इजहार है जो बार बार मौक़िफ़ बदल रहा है मुज़ाकरात के हवाले से भी, और फिर वो कभी सख्त होता है कभी नरम हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी बात करके अंदाज़ा होता है कि कॉन्ट्ररी टू द परसेप्शन जो कि एक हल्के में पाया जाता है कि जनाब कुछ हो गया है इसलिए बयानात आ रहे हैं खान साहब के, इस तरह कहीं बर्फ़ पिघली है इसलिए बयानात आ रहे हैं। मेरा ख्याल इट्स द अदर वे अराउंड, बयानात इसलिए आ रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ हो गया है इसलिए बयानात नहीं आ रहे। और ख़ुद तहरीक इंसाफ की भी लीडरशिप को इस बात का अंदाज़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आज की तारीख में ग्राउंड में चीज़ कोई तब्दील नहीं हुई है। एक ही चीज़ तब्दील हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जरा दूसरा गेयर लगाया है, दूसरी अप्रोच की है, गोया फौज को पैगाम दिया है कि भाई हम आपसे फड्डे के मूड में नहीं है, ये हमारा सियासी मुखालिफ है, हम इससे लड़ेंगे। हम तो पब्लिकली ये नैरेटिव भी दे देंगे, बल्कि देने को तैयार है कि हमारा आपका कुछ था ही नहीं यार, ये तो नून ने हमें आपसे लड़वा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आप इसको एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेशन ना भी कहें तो बहरहाल शायद वो अपने तौर पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपने तौर पर, जिसको वेलकम नहीं किया गया दूसरी तरफ से, कि साहब देखिए यहाँ पे अदालत में भी तब्दीली आने लगी है, मईशत संभल नहीं रही, हुकूमत निकम्मी है, हुकूमत आपको डिफेंड कर नहीं पाती, मकबूलियत हमारे पास है, कबूलियत आपके पास है, तो ऐसे में आए मिलकर करते हैं, हम आपको भी फेस से फेंक देंगे, सब करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसको फ्रस्ट्रेशन या अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा मैं इसको इस अंदाज से ज़्यादा देखता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अब लगाने वाला ऑप्शन काम नहीं आया है, तो अब जरा इस अंदाज से करके देख लेते हैं। मुझे लगता है कि मामला इस अंदाज से बनेगा नहीं, और इसमें खान साहब की कंसिस्टेंसी भी एक सवाल है। आखिरी बात ये कि मुझे इसमें भी हैरत नहीं होगी अगर खान साहब इस तरह के बयान देते रहें और सामने से जब जवाब ना आए तो अचानक किसी से हम देखेंगे कि वो हवाई फायर करते करते दोबारा जो है वो बंदूक का सर्व कर लेंगे और स्ट्रेट फायर करना शुरू कर देंगे, और फिर चीज़ें जो है वो दोबारा आज से 10 दिन पहले जहाँ पर थी बयानात की हद तक वहीं पर आ जाएगी। मगर मुनीर साहब, ये जो बातें बदामी साहब ने की, जो बयानिया एक बनाने की कोशिश के कारकर्दगी नहीं है, हुकूमत से कुछ हो नहीं रहा है, अब ज़ाहिर है महंगाई है, बजट एक बड़ा टफ आया है, इकनॉमिक हालात वाकई ख़राब हैं, खित्ते के हालात बदलते नज़र आ रहे हैं, और फिर जो अदलिया के साथ मामलात हुकूमत के हैं वो भी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि दूसरी जानिब भी प्रेशर ज़रूर पड़ रहा होगा? बेशक कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा होगा और इमरान खान साहब उसको रीड कर रहे हैं। देखिए, प्रेशर तो शाहजेब साहब मौजूद है। फ्रैंकली प्रेशर तो आप अगर हुकूमत में बात करें, आप वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि प्रेशर तो बेशुमार है, ख़ास तौर पर जो टैक्सेस की भरमार है इस बजट के अंदर, बिजली के बिलों के मसाइल हैं, बेशुमार प्रेशर है। लेकिन इशू ये है कि ये प्रेशर के बावजूद क्या हुकूमत लड़खड़ा कर गिर जाएगी और ख़त्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि
हमारे लिए अब मौजूद है। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि ये हुकूमत इंसुलेटेड है, इंसुलेट इसको किया गया है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। सो नेचुरली जब हुकूमत इंसुलेटेड है और जब आप गुफ्तगू पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से करें तो वहाँ पर भी ये आपको तासुर मिलता है कि बाकायदा तौर पर हुकूमत के साथ फ़ौज खड़ी है, कोई अभी कोई आपस में कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है जहाँ से आपको ये लगे कि नहीं जी ये मामलात ख़राब हो गए हैं। जैसे आपको याद होगा एक वक्त था इमरान खान साहब की हुकूमत में कि जब असद उमर साहब को बिल्कुल फारिग कर दिया गया था उनकी पहली वजारत से, तो किसी ने कहा था कि वी आर डन विद हिम और इनको तब्दील किया जाए। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी एक इंडिकेशन ये भी ज़हन में रखिए कि वजारत ख़जाना फॉर सो मैनी रीजन्स इसहाक डार साहब के पास नहीं आई, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के पास आई फॉर सो मैनी रीजन्स। मोहसिन नकवी साहब को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया गया फॉर सो मैनी रीजन्स। फैसल वाडा साहब को फॉर उनको एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से सेनेटर इलेक्ट करवाया गया। सो इस निज़ाम के अंदर जो मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये हाइब्रिड प्रो मैक्स रेजीम है, तो इसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं। और जो आज की हुकूमत है ये बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा स्टेक है इसके अंदर। सो इसका फेलियर और इसको ख़त्म कर देना बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर होगा। सो क्या वो ये होने देंगे या ये वो अलाउ करेंगे ये हो जाए, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब इस वक्त तो नेगेटिव में आता है। और रवि साहब जब ज़ाती तौर पर इतने ताल्लुकात इमरान खान साहब के ख़राब हों तो एक जो कहीं से एक रास्ता निकल सकता है वो ये कि हुकूमत और इदारों के ताल्लुकात ख़राब हो। जिस मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब, ज़ाहिर है जब बहुत सारी चीज़ें बगैर कम्युनिकेट किए ही मान लेते हो शहबाज शरीफ साहब, तो कोई मिसकम्युनिकेशन का सवाल पैदा होता है कि आने वाले दिनों में हो सके और तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मामला निकल सके? हाँ, मुश्किल है। ये ज़रूर है, हो सकता भी और ऐसा है भी कि देखिए इत्मीनान ना होना, मुतमईन ना होना हुकूमत से मुख्तलिफ हवालों से वो अलग बात है, और फड्डा पड़ा होना ये बिल्कुल अलग बात है। ये बिल्कुल मुमकिन है और ये है भी कि साहब आप तो उस अंदाज से डिफेंड ही नहीं कर पाते, आप तो उस अंदाज से बात ही नहीं कर पाते, आप तो उस अंदाज से बयाने ही नहीं बना पाते। आप देखिए भी कल की बात है कि जनाब जब पिछली हुकूमत थी तो वो किस तरीके से हर सही गलत को किस तरीके से अपने ऊपर लेके शाह से ज़्यादा शाह की कपादा बन के हर चीज़ कैसे डिफेंड करती थी। आपसे तो वो होता ही नहीं है, तो वो मामला अपनी जगह ज़रूर है। इसमें बल्कि ये भी आप देखिए कि जब खुद DGISPR मुतादिद बार आने लगे और ये कहने लगे कि अब हमारा आपसे इंटरेक्शन बढ़ेगा, किसी ना किसी लेवल पर ये भी इस चीज़ की गम्माज़ है कि साहब आपसे तो बात ही नहीं हो पाती, आप तो अपने मामलात नहीं कर पा रहे तो हमारे मामलात क्या। ये ज़रूर है इस सतह पर मुतमईन ना होना इदारों का गवर्नमेंट से, ये एक बात और है। लेकिन क्या हुकूमत और इदारे का मामला इस नहज पर है कि जहाँ पर इदारा हुकूमत गिराए और खान साहब को ले आए? न सिर्फ कि ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि मामलात ऐसी किसी भी चीज़ से तो बहुत दूर है, कोसों दूर हैं अभी मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया। तज़किया नाज़रीन आपने सुना, आज के प्रोग्राम में था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।